गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में जो पीछे की कक्षा थी उसमें अपना जो विषय चल रहा था वो चल रहा था मानव संसाधन, और मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो जैसे जैसे नोट्स चले थे उसी प्रकार से मैंने आपको वो क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। तो इस तरह से अभ्यास प्रश्न भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स के साथ। और अब आज जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, ये जो पीछे का राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें भी ये पार्ट शामिल था, परंतु उसमें खाली जो पार्ट का नाम था वो खाली भूमि को लेकर था। परंतु अब आपके जो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है उसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति व जीवन ये सारे बिंदु जुड़े हैं, और इन सारे बिंदुओं के आधार पर ही हम आज इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास विषय आता है या टॉपिक उठाते हैं, हम उठाते हैं भूमि को। सबसे पहले हम लेते हैं भूमि। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए, भूमि भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधनों में भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यानी प्राकृतिक संसाधन तो अपने पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वो संसाधन अपने पास क्या आता है, भूमि आती है। यानी अगर भूमि नहीं होगी तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो अन्य प्राकृतिक संसाधन अपने पास होने चाहिए उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भूमि। अब हम देखते हैं कि जो भूमि है वो क्या सारी जो भूमि है वो आवास योग्य है, रहने योग्य है। तो जो कुल भू क्षेत्रफल है, यानी भूपृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 30% भाग भूमि है। तो हम देखते हैं कुल भूपृष्ठ का, यानी भूमि का जितना पृष्ठफल है उसका जो क्षेत्रफल है उसमें 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल का के 30% भाग जो है वो क्या है, वो भूमि है। यानी जितना भी भूपृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है उसमें 30% भाग किसका है, वो भाग है भूमि का। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने पीछे की जो मानव संसाधन था उस पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो पूरी भूमि है उस पर जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है, असमान रूप से फैली हुई है। इसका कारण क्या है, तो हम इसका मुख्य कारण एक तो हम लेते हैं भूमि, और इसका दूसरा जो कारण है वो कौन सा है, वो है जलवायु। भूमि और ये जलवायु दोनों ही ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, जनसंख्या के जो दोनों ही जनसंख्या के असमान वितरण, जनसंख्या के असमान वितरण के कारण है। यानी अगर जनसंख्या में हम असमान वितरण को देखते हैं, जनसंख्या के असमान वितरण को, तो उसमें भूमि और जलवायु जो है वो महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे सामने क्या प्रदर्शित करते हैं, जनसंख्या के असमान वितरण को। देखिए, हमने उसकी पार्ट में ये भी देखा था कि जैसे समतल मैदान है उसमें जनसंख्या अधिक रहती है, इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, निर्जन वन है, उनमें जनसंख्या कम रहती है। तो उसका तो मुख्य कारण क्या हो गया, भूमि। और इसके साथ साथ आता है दूसरा कारक, वो है जलवायु। अब जहां पर देखिए अत्यंत आर्द्र एकदम गर्म है, जैसे अफ्रीका में जो सारा मरुस्थल है उसमें लोग नहीं रहते, यहाँ जो मरुस्थलीय भूभाग है उसमें लोग कम रहते हैं। तो जलवायु भी जो है अत्यंत ठंडे और अत्यंत गर्म जलवायु जो प्रदेश है उनमें जनसंख्या क्या पाई जाती है, असमान पाई जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं किस प्रकार से, यानी भूमि किस प्रकार से, तो देखिए एक तो है उबड़ खाबड़, एक तो है उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति यानी टूटे फूटे कटे फटे मैदान। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पर्वतों की ढाल, पर्वतों की ढाल, इन पर भी क्या है, जनसंख्या कम है। इसके साथ हम बात करते हैं तो है मरुस्थल,
जिनमें जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और इसके साथ है सघन वन। इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, कम है। और इसका मुख्य कारण क्या है, भूमि है। क्योंकि देखिए ऊबड़ खाबड़ स्थल जो आकृति है उनमें भी जनसंख्या कम रहती है। पर्वतों के ढाल, पर्वतों की जो तीव्र ढाल है उनमें जनसंख्या कम है। इसके साथ साथ मरुस्थलीय जो प्रदेश है और सघन वन है, उन सब में जनसंख्या का वितरण क्या होता है, असमान पाया जाता है। तो ये स्थान जो कहलाते हैं वो क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो आपके सिलेबस में इस तरह से हमने भूमि को स्पष्ट किया है। अब जो आपके जो बिंदु आ रहा है नेक्स्ट, वो आ रहा है भूमि उपयोग को लेकर। तो इससे आगे वाला बिंदु है भूमि उपयोग। तो देखिए भूमि उपयोग क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से स्थानों में जनसंख्या कम रहती है और कौन से ऐसे भूभाग है जहां पर जनसंख्या अधिक रहती है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु भूमि उपयोग का। क्या है भूमि उपयोग? देखिए भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। भूमि का उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हम रहने के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, खनिजों को निकालने के लिए करते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें भूमि का उपयोग किया जाता है और वो क्या कहलाता है, वो भूमि का उपयोग कहलाता है। तो देखिए भूमि का उपयोग, ये परिभाषा आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि यानी खेती करना, खनन का मतलब होता है नीचे से खनिजों को निकालना। इसके साथ साथ हम करते हैं वानिकी यानी पौधे लगाने के लिए, और इसके साथ साथ हम करते हैं सड़क और उद्योगों की स्थापना। सड़कों व उद्योगों की स्थापना, इसे हम सब क्या कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, इसे भूमि उपयोग कहेंगे। इसे भूमि उपयोग कहते हैं, यानी भूमि का उपयोग कहते हैं। तो वापस आगे देखिए परिभाषा है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें कृषि है, जिसमें खनिजों को निकालना है, जिसमें वनीकरण करना है, सड़कों व उद्योगों की स्थापना करना है। इसे हम क्या कहेंगे, भूमि उपयोग कहते हैं। एक तो परिभाषा ये आपको क्लियर करनी है कि भूमि का उपयोग किसे कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो प्रश्न आता है वो क्या है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थल आकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, और मानवीय कारक भी है भूमि का उपयोग। तो देखिए ये आपको परिभाषा अपनी नोटबुक में करनी है। अब हम देखते हैं भूमि का जो बंटवारा है वो किस हिसाब से किया जाता है। तो हम बांटते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी हम अगला जो पॉइंट है वो है भूमि का विभाजन। तो स्वामित्व के आधार पर देखिए भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर भूमि का विभाजन 2 भागों में कर दिया, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं। एक तो वो है निजी भूमि, यानी स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सी भूमि है, निजी भूमि, और एक कौन सी है, सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि। अब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए कोई चीज अपनी निजी होती है जिसका उपयोग हम स्वयं करते हैं, निजी कार्यों के लिए करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निजी भूमि। यानी निजी कोई वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मकान है तो आपका निजी मकान होगा। अगर कोई ऐसा स्थान है जिसका उपयोग सब करते हैं, जैसे धर्मशाला है, गेस्ट हाउस वगैरह है, तो वो सामुदायिक क्षेत्र के भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो निजी भूमि पर अधिकार किसका होता है, इसमें निजी व्यक्तियों का होता है। निजी भूमि पर अधिकार किसका होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो फिर जो सामुदायिक भूमि होती है उस पर किसका अधिकार होता है, समुदाय का अधिकार होता है।
किसका अधिकार होता है? समुदाय का अधिकार होता है। यानी हमने विभाजन किया है, स्वामित्व के आधार पर हमने कृषि को 2 भागों में बांटा है। पहला विभाजन है जो निजी भूमि और दूसरा विभाजन जो है वो है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का मतलब जो निजी व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में रहती है वो निजी भूमि, और सामुदायिक भूमि इसका तात्पर्य है जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है, वो कौन सी भूमि कहलाती है? सामुदायिक भूमि। और ये जो सामुदायिक भूमि है इसे हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? इसे हम साझा संसाधन भी कहते हैं। साझा संसाधन का मतलब होता है समुदाय के लोग जिस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे चारा इकट्ठा करना है, औषधियों को इकट्ठा करना है, तो वो जो भूमि है, जैसे चारागाह है तो चारा इकट्ठा करना, यहाँ से विभिन्न प्रकार की औषधियों को इकट्ठा करना, लकड़ियों को इकट्ठा करना, तो वो जो भूमि है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आएगी? वो सामुदायिक भूमि के अधिकार क्षेत्र में आएगी। और निजी व्यक्ति, जैसे आपके घर में आपका खुद का स्वयं का कोई खेत है, आपका खुद का घर है, या आपका खुद का कोई प्लॉट है, तो वो जो भूमि है वो किसके अंतर्गत आएगी? वो सामुदायिक भूमि निजी भूमि के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर हमने क्या किया है? भूमि का विभाजन किया है। तो ये आपको एक तो परिभाषा ये करनी है भूमि उपयोग किसे कहते हैं, और दूसरा करना है स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला करेंगे निजी भूमि, दूसरा हम करेंगे सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर अधिकार किसका होता है? निजी व्यक्तियों का होता है। और सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? समुदाय का होता है। इसे साझा संसाधन भूमि भी कहते हैं, या साझा संपत्ति संसाधन भी इसको कहा जाता है। तो ये हमने भूमि का विभाजन देखा। अब नेक्स्ट जो बात है वो देखिए कि हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। अभी मैंने आपको सारा उपयोग बताया था, लेकिन वर्तमान में हम ये देखते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के साथ भूमि की जो मांग है, डिमांड है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मांग भी बढ़ रही है। अब इस मांग की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? भूमि को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, और इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जैसे शहरों में हम देखते हैं तो शहरों में लोग इस भूमि का अतिक्रमण करते हैं। कौन सी भूमि का? सामुदायिक भूमि का बहुत ज्यादा अतिक्रमण करते हैं, उस पर अपने उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर अपने संसाधन भी बना लेते हैं। तो आज जो भूमि का उपयोग है वो बहुत सारे परिवर्तनों को दर्शाता है। तो मैं आपको एक आपके डायग्राम दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ किताब का। तो देखिए आपको 1 2 3 4 तस्वीरें दिखाई गई है। तो चारों तस्वीरों में 2 ऊपर वाली जो तस्वीर है वो ग्रामीण इलाकों की है, और नीचे वाली जो दोनों तस्वीर है वो शहरी भूमि की दिखाई गई है। तो देखिए ग्रामीण इलाकों में जो भूमि का उपयोग किया जा रहा है वो देखिए खेती करने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर खेती हो रही है। उसी प्रकार हम जो शहरी भूमि को देखते हैं तो उसमें तीसरी और चौथी जो तस्वीरें हैं उसमें देखिए शहरी भूमि का उपयोग बड़ी बड़ी जो है घर बनाने में, पार्क बनाने में, सड़कें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जबकि गांव में हमने देखा तो मिट्टी की ही, यानी मिट्टी ही बिछी हुई है, सड़कों का निर्माण नहीं किया हुआ है। और इसके साथ साथ इधर वाली तस्वीर में अगर हम देखते हैं तो सड़कों का जो निर्माण, भूमि का जो उपयोग किया गया है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगाने में, उद्योग धंधों की स्थापना में किया जा रहा है। परंतु आज अगर हम देखते हैं तो इन सारी गतिविधियों के कारण, यानी आज बहुत ज्यादा भूमि का क्या किया जा रहा है? दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह से वर्तमान में हमारे सामने कौन सी समस्याएं बन गई है? तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी, कृषि और निर्माण संबंधी, कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, यानी धरती की जो उपजाऊ भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो गई है। भूस्खलन हम देखते हैं जगह जगह से क्या होता है, जमीन फट जाती है। वो मृदा अपरदन, मृदा यानी मिट्टी का क्या होता है? अपरदन यानी कटाव होता है।
वर्तमान में जो भूमि का दुरुपयोग हो रहा है उसके दुष्परिणाम अपने सामने है। मरुस्थलीकरण, यानी मरुस्तर बढ़ता जा रहा है, हमने भूमि के ऊपर जो है पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में की है, और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें क्या बताती है, भूमि के खतरे के लिए संकेत करती है, के लिए प्रमुख खतरा है। यानी हमने वर्तमान में जो भूमि का दुरुपयोग किया है उसकी वजह से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है। जगह जगह भूमि यानी फट जाती है, उसमें भूस्खलन होता है, पहाड़ गिर जाते हैं, मृदा अपरदन, मिट्टियों का कटाव होता है, मरुस्तर बढ़ता जा रहा है और इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। तो ये जो सारे कारण हैं वो किसके हैं, वो है भूमि के गलत उपयोग के। तो एक तो आपको भूमि उपयोग वाला क्वेश्चन करना है और एक भूमि का विभाजन करना है। आगे हम नेक्स्ट कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।